ये आकाशवाणी है। आज हिंदी के प्रख्यात रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म दिवस है। जगदीश चंद्र माथुर आकाशवाणी के महानिदेशक भी रह चुके हैं। आज हम उन्हीं का लिखा एक प्रसिद्ध नाटक आपको सुनवाने जा रहे हैं। नाटक है शारदिया। इस नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, किंतु इस नाटक में ऐतिहासिक यथार्थ को समकालीन यथार्थ के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। कथा वस्तु का केंद्र महाराष्ट्र का पुणे शहर है और समय है वर्ष 1794। तो आइए सुनते हैं ये नाटक शारदिया। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। कौन है? पिताजी घर में नहीं है। कौन है? सुना नहीं मैंने कहा? ओह, नरसिंह। हाँ बाईजा भाई, एक दिन था कि मेरे कदमों की आवाज तुम पहचान लेती थी। नरसिंह, बाईजा भाई, उन दिनों तुम्हारे कदम हल्के और छोटे थे। अच्छा, इतना बदल गया? अरे बैठो ना। 2 बरस कम समय नहीं है। 2 बरस में चंचल तितली मधुरिमा भरी मयूरी बन गई है, ये मैंने आज ही देखा। मुगल दरबार की सी ये मीठी बोली कहाँ सीखी? झरना किसी के सिखाने से फूट पड़ता है क्या? पर हाँ, निजाम शाही का दरबार देख चुका हूँ हैदराबाद में। निजाम शाही में रहकर आए हो? हैदराबाद में बेग में भी देखी और मुंबई में फिरंगियों की मे में भी। तो ये 2 बरस अच्छी तरह कटे। आज उषा की एक उज्ज्वल किरण 2 पल को चमकी तो मालूम हुआ कि वे 2 बरस तो नींद में गुजरे थे। ओहो, पर उषा की रेखा नींद की परियों का क्या मुकाबला करेंगी? बाईजा भाई, आज उस समय तुम्हें देखा तो लगा मानो परियां अपनी रानी को धरती पर छोड़कर उड़ गई हैं। झूठी। पुणे में कहाँ ठहरे हो? सरदार जिनसे वाले के यहाँ। नाम से ग्वालियर के जान पड़ते? हाँ, ग्वालियर के ही हैं। सिंधिया महाराज के खास आदमी हैं, मुझे अपना मित्र मानते हैं, बड़े कृपालु हैं। हाँ, बड़े आदमी से मित्रता हो गई है। कागल की याद तो क्या आती होगी? बाईजा भाई, मैं कागल गया था। कागल हम दोनों की जन्मभूमि, पुण्यस्थली। पर देखा ना तो वो कागल है ना तुम। सब कुछ सुना होगा। हाँ, सब कुछ सुना और देखा। यशवंतराव तुम्हारे पिताजी के गढ़ पर जमे हुए हैं, उल्टे पांव लौट आए। बाबा कहते हैं कि जब तक कागल को फिर से न पालूंगा तब तक सखाराम नाम नहीं। नाना साहब के यहाँ नौकरी पहले भी कर चुके थे। 100 सवारों की सरदारी मिली है। कागल की याद तुम्हें नहीं आती? नरसिंह, अगर माँ रहती और तुमने जाते तो मैं बाबा के पांव पड़ती कि कागल मत छोड़ो। न सही खलेदारी, लेकिन अपना गांव तो न छोड़ो। पर नरसिंह, माँ तो गई और तुमने जाने क्यों बिना बताए गायब हो गए। नरसिंह, क्यों चले गए थे तुम? मैं क्यों गया? बाईजा भाई, आज अगर तुम्हारी माँ होती तो उनसे तुम्हारी बात का उत्तर दिलवाता। माँ जानती थी, पर उन्होंने तो कभी किसी को बताया ही नहीं। क्योंकि मेरा और उनका एक वादा था। वादा? मुझसे बोली, नरसिंह तो किलेदार की लड़की से ब्याह करना चाहता है तो कुछ घर की पूंजी भी तो तैयार कर। और दूसरे दिन मैं चुपचाप घर से चल दिया। मुझसे दामन छुड़ाने? नहीं, दामन जोड़ने। उसका सबूत? ये देखो। है? क्या है इस पोटली में? अरे, इतनी बारीक साड़ी, कितनी हल्की है। नरसिंह, कौन है वे जादूगर जिन्होंने इसे बुना है? मेरे दोस्त और गुरु। कौन? निजाम शाही के एक गांव में 2-4 पुराने कारीगर हैं। 2 बरस तक बराबर मैंने उनकी खिदमत की है। उनकी बनाई हुई लाजवाब चीजें मैं मुंबई ले जाकर फिरंगी मेमों को बेचने लगा। देखती हो ना बाईजा भाई, इस बीच कितना मोटा हो गया हूँ। यानी परियों का शहजादा सौदागर बन गया। सौदागर ही नहीं, कारीगर भी। उन लोगों ने अपना हुनर भी थोड़ा बहुत मुझे सिखा दिया है। तुम भी इतना बारीक कपड़ा बुन सकते हो? हाँ, लेकिन वे कारीगर तो इससे भी ज्यादा बारीक बुन सकते हैं। हाँ? मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है बाईजा भाई। ये कारीगर अपने अंगूठे को ठरकी की तरह इस्तेमाल करते हैं। धागा उसी में पिरोया जाता है। अंगूठे में धागा सुराख बनाकर? हाँ बाईजा भाई, और जब जो साड़ी बुनी जाती है उसका वजन 5 तोला होता है। 5 तोले? देखो तो। अभी नहीं बाईजा भाई,
उसके लिए खास तिथि निश्चित करनी होगी। नरसिंह, आज तुम्हारी माँ होती तो तिथि निश्चित करते देर नहीं लगती। नरसिंह, बाबा से बात करोगे ना? सोचा तो यही था, लेकिन मुझे फौरन लौट जाना है। सौदागर फिर अपने काफिले को लौट चला। बाईजाबाई, ये दूसरा काफिला है। एक पूंजी इकट्ठी कर ली, अब दूसरी इकट्ठी करनी है। वो पूंजी जो किसी भी मराठे का आभूषण है। मेरी तलवार को रक्त का श्रृंगार चाहिए। मैं मुस्कुराऊं या आंसू बहाऊं? मुस्काओ बाईजाबाई, मुस्काओ। आज तो सभी मराठा रमणियों के मुस्काने का समय है। श्रीमंत पेशवा के झंडे के नीचे आज बहुत दिनों के बाद सभी मराठा प्रमुख एकत्र हुए हैं। निजाम को अपने दुराग्रह का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। नरसिंह, युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले एक बार मिलोगे ना? नहीं, पुनः नहीं लौटूंगा। इसीलिए बाईजाबाई, तुमसे मिलने आया हूं, तुमसे विदा लेने। 2 बरस हुए। कागल छोड़ने से पहले भी तुम शरद पूर्णिमा को ही आए थे, लेकिन तब तुमने ये नहीं बताया था कि तुम जा रहे हो। शरद पूर्णिमा की विदा वियोग के लंबे पथ पर चांदी बिखेरती थी। मेरे लिए तो अंगारे ही रहते हैं नरसिंह। कागल के शरद की भी चांदनी रातें हमें कब वापस मिलेंगी? नहीं जानता बाईजा। तुम्हारे निकट होता हूं चाहे तुमसे दूर। शरद पूर्णिमा की तरह तुम मेरे मानस पर छाई रहती हो बाईजाबाई। तुम ही तो मेरी चांदनी हो, मेरी शारदिया। तुम मुझे रुलाकर छोड़ोगे नरसिंह? शारदिया रोती नहीं, धवल मुस्कान के साथ मुझे विदा दो। नरसिंह, अपनी कटार तो देना। क्या करोगी? लाओ तो इधर। लो। अरे बाईजाबाई, अपना अंगूठा चीर लिया तुमने। मस्तक आगे करो नरसिंह, इस रक्त से तुम्हारा टीका करूंगी। विजय लक्ष्मी तुम्हारी सहायता करे, और मेरी भी। तुम्हारी इस उंगली के नन्हे घाव को कभी नहीं भूलूंगा। अपने पिताजी से कह देना, नरसिंह ने मां का वादा पूरा किया, अब उनके ऊपर है। नरसिंह। बाईजाबाई, विदा दो मेरी शारदिया, शारदिया। नरसिंह। लाओ, मैं पट्टी बांध दूं। कौन? सरना भाई, ये घाव हरा ही रहने दो सरना। बचपन ना करो छोटी मालकिन, लाओ मैं बांध दूं। मेरा बचपन मुझे वापस दिला दे सरना भाई। सरकार आते ही होंगे। सरना जी। बाबा से तो कह सकेगी? कह तो देती, पर सरकार का विश्वास मेरे ऊपर से उठ गया है। तेरा भ्रम है सरना, माँ के समय से तू हमारे साथ रह रही है। तुम्हारे बापू ने कोई और राह पकड़ ली है बाईजाबाई, और अब न वो नीचे निगाह डालते हैं और ना पीछे। प्यार के फूलों को तो ठोकर लगेगी ही। चुप हो सरना बाई, मैं तेरी बात झुटलाऊंगी। लज्जा त्याग कर मैं स्वयं कहूंगी बाबा से मन की बात, और मना लूंगी उन्हें। निश्चय ही। मालिक आ रहे हैं शायद। सरना जा, तू जा, अंदर जा। और सुन, इस साड़ी को अंदर संभाल कर रख दे, हाँ? ठीक है ना? ले बेटी, मुझे आने में थोड़ी देर तो हो गई, लेकिन तेरे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। बल्कि एक क्यों, 2। बाबा, हाथ मुंह नहीं धोइएगा, आप थके होंगे। सुन तो ले। पहली खुशखबरी ये कि कागल की किलेदारी मिलने का रास्ता निकल आया। सच? कागल? क्या यशवंतराव पर चढ़ाई करोगे बाबा? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सिंधिया महाराज तक मेरी पहुंच हो गई है। बात यह है कि अरे, ये तेरी उंगली से खून क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, जरा सी चोट लग गई है। चोट? कोई आया था अभी? जी, नरसिंह। ओह, नरसिंह राव। हाँ, उसे देखे तो बरसों हो गए, लेकिन हाँ, मुझसे भी किसी ने जिक्र किया था। किसने किया था? याद आया, सरदार जिनसे वाले ने। वो कह रहे थे कि नरसिंह बड़ा योग्य आदमी है। जी, इसी बीच उन्होंने व्यापार में खूब पूंजी जमा कर ली है। व्यापार? लेकिन जिनसे वाले तो कह रहे थे कि नरसिंह राजकाज में निपुण है। हाँ बाबा, हाँ, निजाम के दरबार में गोविंदराव काले के साथ आ जा चुके हैं। कागल गया था क्या? वहाँ की भी बातें कर रहे थे, पुरानी बातें,
माँ की बातें। तुम्हारी माँ? बाबा, माँ ने नरसिंह से, माँ ने बाबा, नरसिंह से उन्होंने। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। बाबा, माँ ने नरसिंह से वादा किया था बाबा। नरसिंह और मैं। बाजा, कहाँ तू और कहाँ वो दो टुकड़ों का मोहताज? अब मोहताज नहीं बाबा, अब उसके पास पूंजी है। पूंजी? मेरी इकलौती बेटी और उसकी शादी नरसिंह से? असंभव। बाजा भाई, तू नहीं जानती कि नरसिंह राव जैसे तेरे यहाँ दास रहेंगे। लेकिन बाबा, माँ के वादे का। किसका वादा? कैसा वादा? मैं नहीं जानता तेरी माँ ने क्या वादा किया था। मैं इतना जानता हूं कि तुझे मेरी आज्ञा माननी होगी। नादान लड़की, तेरे पिता की महत्वाकांक्षा कागल पर नहीं रुकेगी। उसके यज्ञ को पूरा करने के लिए अगर तेरी आहुति की जरूरत हो तो भी मैं नहीं हिचकूंगा। मेरी आहुति? मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मरण की नहीं, तेरे जीवन की आहुति। मुझे मरण का आदेश दो बाबा, लेकिन नरसिंह। चुप हो जाओ, आज से नरसिंह तेरा कोई नहीं है। हाँ, कहाँ गया है वो? नहीं जानती, लेकिन युद्ध के पहले लौटेंगे नहीं। इस उंगली के रक्त से मैंने उनका तिलक किया है। रक्त का टीका? देखता हूँ यही उसका काल बनेगा। भाऊ साहब, एक सवाल बार बार मेरे मन में आता रहा है। कौन सा सवाल बाबा फड़के? खरदा नदी का ये किनारा आपके शिविर के लिए उतना सुरक्षित नहीं है। ऊबड़ खाबड़ और झाड़ झंकार से भरे इस किनारे तक शत्रु आसानी से आ सकता है। यही तो खास बात है। जानते हो, इसी किस्म के झाड़ झंखाड़ वाले और ऊबड़ खाबड़ इलाके से शत्रु पर अच्छी तरह निगाह रखी जा सकती है। जी, लेकिन बाबा फड़के, तुम सैनिकों की इतनी छोटी टुकड़ी के साथ क्यों गए? जी, सैनिकों का साहस बढ़ाने। और दुश्मन ने तुम पर जो चोट की, उससे क्या साहस बढ़ा फड़के? तुम्हें उल्टे पांव लौट आना पड़ा। क्या चोट खाकर तुम्हारे लौट आने की बात निजाम तक नहीं पहुंची होगी? पहुंची है भाऊ साहब। क्या तुम्हारा भेदिया वापस आ गया सरदार जिनसवाले? श्रीमन, उसी ने बताया कि निजाम को आज सवेरे की इस घटना की खबर लग चुकी है। अपने भेदिया को अंदर बुलाओ, जरा सुने तो निजाम कितने पानी में है। अभी लाया महाराज। निजाम पर गहरा वार करना ही होगा। मैं सोच रहा था अभी समय नहीं आया। बाबा फड़के हूँ भाऊ साहब, बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। और आज सवेरे की घटना ने वो दिन निकट ला दिया है आलीजा। सियार ने शेर की पूंछ में दांत लगाने की हिम्मत की है। श्रीमंत पेशवा की जय हो। यही है तुम्हारा भेदिया सरदार जिनसवाले? जी आलीजा। नरसिंह राव, बताओ निजाम के क्या मंसूबे हैं? हाँ, क्या समाचार लाए हो? निजाम की छावनी में जश्न मनाया जा रहा है आलीजा। कहा जा रहा है कि बाबा फड़के पीठ दिखाकर भाग गए। झूठ! पीठ दिखाकर? बिल्कुल झूठ। तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हारी पूंछ पर दांत लगाया है। पूंछ तो पीछे ही होती है। तो क्या दांत लगाने के बाद निजाम कोई पैंतरे भी दिखाना चाहता है? जी हाँ आलीजा, लेकिन वो हमला नहीं, नाच के पैतरे होंगे। निजाम अली की छावनी में सभी तरह का इंतजाम है। आज रात नाच की बात कह रहे थे नरसिंह। जी हाँ भाऊ साहब, हथियारों की मार से ज्यादा चुभन होगी इस नाच में। साफ साफ बता दो ना नरसिंह राव। निजाम ने हुक्म दिया है कि आज रात के जश्न में एक तमाशा भी दिखाया जाए, जिसमें नक्काल और भांड नकलें उतारेंगे। किसकी? आपकी बाबा साहब, आपके साथ ही भाऊ साहब, नाना साहब और सिंधिया महाराज की। गोविंद राव काले क्या चुपचाप सब कुछ देखेंगे? क्या गोविंद राव निजाम से अभी सुलह की उम्मीद रखते हैं कि आज भी निजाम के दरबार में हाजिरी बजा रहे हैं? आलीजा, जब तक युद्ध का ऐलान नहीं हो जाता तब तक राजदूत को शत्रु की टोह लेने के लिए उसके यहाँ रहना ही होगा। सुलह की कोशिशें भी इसीलिए जारी रखें। मरीचिका है सरदार जिनसेवाले, सुलह मरीचिका है। भाऊ साहब, आप सेनापति हैं, तुरही बजाने की आज्ञा दीजिए। वो भी होगा बाबा फड़के। अवसर की आड़ चाहिए। हमारे तोपचियों से कहो, वे सब साफ कर देंगे भाऊ साहब। कल सवेरे उसका भी मौका आ रहा है भाऊ साहब। ये सुनाई है तुमने काम की बात? जल्दी बताओ, जो करना है वो अभी निश्चित किए लेते हैं। उतावलेपन से काम नहीं चलेगा बाबा फड़के। नरसिंह राव, ठीक से बताओ, कल कैसे मौका मिलेगा?
तुमने अभी कहा कि आज रात जश्न है। सामने वाले दस्ते कल सवेरे ही पीछे की ओर जाएंगे और उनकी जगह पीछे वाले दस्ते सामने लाए जाएंगे। सिपह सलार ने हुक्म भी दे दिया है। क्यों? शायद इसलिए कि पीछे वाले दस्ते ताजे हों, लेकिन दस्तों के रद्दोबदल की बात पक्की है। तब ठीक है, मैं खुद जाऊंगा अपनी तोपों के साथ। यही मौका होगा तोपों से गोलाबारी का। आपकी बड़ी तोपों के लिए नदी का दक्षिणी मोड़ वाला किनारा ही ठीक रहेगा भाऊ साहब। उसके सामने ही वो घाटी है जिसमें होकर आगे वाले निजाम के दस्ते पीछे जाएंगे। ठीक, बहुत ठीक। वहां पेड़ों की आड़ भी है, तोपचियों के निशाने ठीक बैठेंगे आलीजा। और सुनो, वो रास्ता भी जानते हो जिस पर से होकर रसद की गाड़ियां आ जा रही हैं? जी हाँ भाऊ साहब, किले के पीछे एक रास्ता है, एक नाला है वहां। उसी पर 4 नावों से एक तंग पुल बनाया गया है। तुम उन लोगों में घुल मिल कर जा सकोगे ना? मैं तो आज नाटक में उन्हीं नक्कालों के साथ रूप भी धरूंगा। ठीक है, उन लोगों के साथ उसी रास्ते से जाओ और नाले का पुल काट दो। कोशिश करूंगा सेनापति। श्री पंत के आशीर्वाद से यह काम भी पूरा करूंगा। शाबाश। गोविंदराव जी काले को आज ही सावधान कर दो। लेकिन मेरी एक विनती है सिंधिया महाराज। सेनापति जी, मेरी एक ही मांग है, आप ही सुने। इस युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। श्रीमंत के झंडे के नीचे शक्ति का अजय पुंज एकत्र हुआ है। पर मेरी विनती है महाराज कि आप लोग निजाम पर विजय के बाद जब चौथ और उसकी उद्दंडता का निपटारा करने बैठें तो मराठा और निजाम राज्यों में स्पष्ट तौर पर घोषणाएं कराएं। बातें तुम्हारी निराली हैं, लेकिन कहे जाओ। पहली घोषणा ये महाराज कि दोनों राज्यों में हिंदू और मुसलमानों को अपने धार्मिक मामलों की पूरी आज़ादी रहेगी। और दूसरी घोषणा ये कि हिंदू और मुसलमान दोनों परमात्मा की एक बराबर की संतान हैं। इसीलिए न हिंदू मंदिरों पर आघात होगा और न ही मुसलमानों की मस्जिदों को चोट पहुंचाई जाएगी। दोनों एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहेंगे। हमने तुम्हारी बात सुन ली है नरसिंह राव। ऐसी बात की तुरंत ही मंजूरी देना मुमकिन न हो सकेगा। इसलिए सेनापति के नाते मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि तुम शाम तक अगर इस काम के पूरा होने की सूचना दे सके तो विजय के बाद संधि के मौके पर तुम्हें परिषद के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। भाऊ साहब, मेरे प्रस्तावों पर ठीक मौके पर विचार कर लिया जाए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आज्ञा दीजिए। हरे इच्छा। मैं नदी तक तुम्हें पहुंचाने चलता हूं नरसिंह राव। चलिए सरदार साहब। बातों से लगता है कि आदमी खरा है, लेकिन बातें बहकी करता है। जो हो, युद्ध का रास्ता निश्चित है। चलें, नाना फडणवीस साहब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी चलिए। तो मैं नहीं बाबा प्रकाश, समझे नहीं। लेकिन आज की रातें आती हैं और सूर्य निकल जाती हैं। यही तो झंझट है युद्ध के मैदान में। पूना की शरदोत्सव वाली खुशबूती, लेकिन याद के पिछली रात को रोशन तो नहीं कर सकते। कौन? शरजराव घाट के। आप यहाँ कब से छुपे हुए थे? जितना अच्छा ही हुआ, आया तो मालूम हुआ कि आप लोग मंत्रणा में हैं। तो आपने सब कुछ सुन लिया? हाँ, कल की तैयारी? जी हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन आप किसी से न कहें तो आपको एक चेतावनी दे दूं। चेतावनी? किसी से न कहिएगा, सरदार जिनसे वाले से भी नहीं। वादा करता हूँ। आपने जिस फेरिए को इतनी लगाम दे रखी है उससे सावधान रहें। नरसिंह राव, लेकिन आपका मतलब? आदमी तो वो काम का जान पड़ता है। काम का आदमी तो है, लेकिन सरदार जिनसे वाले का खास आदमी है और वे हमारे खास सरदारों में से हैं। और फिर जो समाचार उसने दिया है वो बिल्कुल ही सही जान पड़ता है। मैं कब कहता हूँ कि सही नहीं है। दस्तों की अदल बदल का समाचार सही हो सकता है, लेकिन सिंधिया महाराज, विश्वासों की नींव पर ही छल की दीवार भी खड़ी की जाती है। क्या मतलब? सरदार जिनसे वाले से ज्यादा अच्छी तरह मैं उसे जानता हूँ। कागल का ही रहने वाला है वो। हालिजा, मुझे लगता है कि निजाम से उसकी मिली भगत है। गजब हो गया। तब तो परशुराम भाऊ को सावधान करना होगा। अभी नहीं, कल की योजना चलने दीजिए। मैं रातों रात अपने भेदिए को भेजता हूँ।
कल यहीं आपसे मिलूंगा। और कल की तैयारी? चलने दीजिए, आक्रमण के लिए प्रस्तुत रहना है, पर पीछे से कोई दगा न दे जाए इसकी भी तैयारी करनी है। अच्छा हुआ आप आ गए। सेवा तो धर्म है। ब्राह्मण हूँ। महाराज, एक बात और। हाँ हाँ, माला माल कर दूंगा आपको। उसकी बातें फिर होंगी महाराज। मेरी कुछ निजी कठिनाइयाँ, कागल की किलेदारी। आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। नाना साहब से कह चुका हूँ कि युद्ध के बाद वे आपको मेरी नौकरी में आने दें। यहाँ पदोन्नति भी कर दूंगा। अनुग्रहित हूँ सिंधिया महाराज, आज्ञा दीजिए कल यहीं। ठीक है। ठीक है। खौफनाक आदमी है, शमशीर की तरह। मुझे देह की प्यास है, उसे खून की। लिखो, सिद्ध श्री पूजनीया माताजी बाई जमुनाबाई और बाई लक्ष्मीबाई को दौलतराव सिंधिया का प्रणाम पहुंचे। उज्जैन से भेजी हुई आपकी चिट्ठी मिली। ये उत्तर में युद्ध के मैदान से भेज रहा हूं। निजाम की शेखी समाप्त करने का दिन आ चुका है। आपने अपने खर्चे के विषय में लिखा है और पिताजी के देहांत के बाद किए गए मेरे वादे की ओर संकेत किया है। अब तो क्या लिखा है तुमने? पढ़ो। जी वो महाराज, कौन? युद्ध के शिविर में भी आपको सौतेली माताओं और घर की चिंताओं का ध्यान रखना होगा। सर्जेराव घाट गए? आप बड़े चुपचाप आए। जी, एक तो ये युद्ध काल है, दूसरे आपके अपने खर्चे भी तो हैं, और फिर एक बात और है, अभी तो आलीजाह के अंतःपुर की शोभा भी आनी है। हाँ, आपने उस बात पर फिर सोचा? सिंधिया महाराज ने तो कल मुझे मालामाल कर देने की बात कही थी, लेकिन देखता हूं कि अभी तो आपका अपना ही ठिकाना नहीं। क्यों? निजाम की चौथ में मेरा सबसे बड़ा भाग होना चाहिए। मेरे ऊपर भरोसा करें तो आपको एक नई दिशा बता सकता हूं। नाना फडणवीस की तिजोरी में 9 करोड़ रुपया है। 9 करोड़? सर्जेराव जी, आपको तो जल्दी ही हमारे दरबार में आना चाहिए। तैयार हूँ आलीजा, युद्ध समाप्त होते ही। हमारी तोपें इस समय भाऊ के नेतृत्व में गरज रही हैं। जी हाँ, सुन रहा हूँ गोलाबारी के धमाके। लेकिन कल ही रात मेरे भेदिये ने खबर दी है कि मेरा अनुमान सही था। क्या? नरसिंह राव विश्वासघाती निकला। सबूत? पक्का सबूत है। अभी अभी मोर्चे पर एक भारी दुर्घटना हो गई है, उसी की सूचना देने आपके पास आया था। निजाम के दस्तों पर गोलाबारी के लिए भाऊ साहब ने अपनी भारी तोपों के लिए जो स्थान चुना था, हाँ। ठीक वहीं पर दुश्मनों की गोलियों की बौछार हुई। क्या? उसकी वो शर्तें, उसकी वो घोषणाएं, आप ठीक कहते थे। गहरी साजिश, सर्जेराव घाट के भयंकर विश्वासघात। भाऊ साहब शायद यहाँ आते हों, उनसे और नाना साहब से मशवरा जरूरी है। उसके लिए मौका नहीं है आलीजा, दुविधा छोड़िए। आपको और मुझे साथ साथ बहुत से काम करने हैं। ये तो मामूली सी कार्रवाई है। चलिए आप नाना फडणवीस के तंबू में पहुंचिए, इस बीच मैं काम पूरा करता हूं। आपके माथे पर चोट ज्यादा ही है भाऊ साहब? नहीं, छोटा सा ही घाव है। कहाँ है सिंधिया महाराज? शिविर खाली है सरदार जिनसी वाले। बाहर कोई अनुचर भी नहीं मिला। क्या उन्हें इस दुर्घटना की सूचना मिल गई होगी? शायद किसी हरकारे ने बता दिया हो। तब तो वे आक्रमण के लिए आतुर होंगे। नरसिंह राव की थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा करना जरूरी होगा। सरदार, आप घोड़ा लेकर बाबा फड़के के पास दौड़ जाएं। कहीं जल्दी में वो सवारों को हुक्म दे दें। मैं यहीं नरसिंह का इंतजार करता हूँ। अच्छी बात है, आप थोड़ा आराम भी कर लें, अभी तो बहुत काम करने हैं।
मेरे माथे पर ये चोट, विट्ठल मारा गया, उसके बूढ़े पिता को क्या जवाब दूंगा? भाऊ साहब। आ गए नरसिंह राव। निजाम के जश्न का क्या हाल हुआ? महफिल तो जम रही है, लेकिन उनके पैर उखड़ रहे हैं। आपकी तोपों ने दुश्मनों में तहलका मचा दिया है भाऊ साहब। ये क्या, आपके माथे पर ये चोट? नरसिंह, मेरा भतीजा विट्ठल मेरे पास ही खड़ा हुआ तोपचियों को आदेश दे रहा था। उसी समय जाने कहां से गोलियों की बौछार आई और विट्ठल वहीं ढेर हो गया। गोलियों की बौछार? लेकिन ये नामुमकिन है। निजाम के जिन दस्तों के पास बंदूकें थीं, वे तो उस समय वहां थे ही नहीं भाऊ साहब। खैर, उसे भूल जाओ। मराठा सेनापति आज तुम्हारे शब्दों की राह देख रहा है। बोलो, क्या पुल काट दिया गया? जी हाँ भाऊ साहब, मैंने और मेरे उन्हीं कलामंद साथियों ने काट दिया पुल को। शाबाश नरसिंह, शाबाश। मुशीरुल मुल्क मुट्ठी में आया ही चाहता है। उसकी रसद का रास्ता तो खत्म हो गया। अब हम इसी समय अपनी पूरी शक्ति से शत्रु पर आक्रमण करेंगे। सेनापति भाऊ साहब की जय हो। आपको आलीजा सिंधिया महाराज ने याद किया है। कहाँ है महाराज? नाना साहब फडणवीस के खेमे में है। मेरे पास तो खैर चलो। बड़ी लंबी दाढ़ी बढ़ाई है तुमने। युद्ध के बाद ही सफाई होगी भाऊ साहब। मैं भी चलूं भाऊ साहब? नहीं, भाऊ साहब को अकेले ही बुलाया है। गोलियों की बौछार वो कहां से आई होगी, कुछ समझ में नहीं आता। खैर, मेरा काम तो पूरा हो गया। काम अभी पूरा नहीं हुआ नरसिंह। कौन? ओह, तुम भाऊ साहब के साथ नहीं गए? अभी तो तुम्हारा काम तमाम होना है। क्या? तो किसका अनुचर है उद्दंड? उद्दंड? सिपाहियों, बांध लो उसकी मुश्तें। किसकी आज्ञा से? आलीजा सिंधिया महाराज की आज्ञा। झूठ है, ये धोखा है। सरदार जी से वाले उसका मुंह, कपड़ा ठूंस दो। ले जाओ उसको फौरन। घोड़े तैयार है, रातों रात इसे निकाल ले जाओ। 6 दिन का रास्ता 2 दिन में ही पूरा करना होगा। जाओ। काम पूरा हुआ। जो सर्जेराव की चपेट में आएगा, ऐसे ही चूर चूर हो जाएगा। ओ, तुम कैसे लौट आए? आपने? जी हाँ, रास्ते से ही लौटना पड़ा। आपके पत्र में गणपति के लिए दूसरी आज्ञा का उल्लेख नहीं था। उसके लिए दूसरे आज्ञा पत्र पर आलीजा के दस्तखत कराने हैं। वो 2 दिन बाद भिजवा दूंगा। जाओ, फौरन जाओ। जो आज्ञा। शारदिया। अभी आप जगदीश चंद्र माथुर के लिखे इस प्रसिद्ध नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ। ध्वनि संयोजन गोपाल सक्सेना का था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, पंडित विनोद शर्मा, B.R. नागर, सतीश कक्कड़, दीनानाथ जुत्सी, हरि कपूर, सरल नांगिया, सुधा शर्मा, शारदा चोपड़ा, T.P. जैन, केवल कपूर और आनंद शिवपुरी। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।